हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक ऑन फोमा एजुकेशनल हब। देखिए, ये जो चैप्टर चल रहा था फर्स्ट चैप्टर, इस चैप्टर के अंदर मोस्टली जो टॉपिक्स है वो तो कंप्लीट हो गए हैं, जो थ्योरी का पार्ट था। अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं और इस चैप्टर के अंदर से न्यूमेरिकल आते भी हैं। न्यूमेरिकल उस वे में नहीं आते जिस टाइप से है कि हम लोग कुछ फॉर्मूला होता है उसमें कुछ वैल्यू पुट करना पड़ता है और आंसर कैलकुलेट करके देते हैं, उस टाइप के न्यूमेरिकल नहीं होते। यहाँ जो न्यूमेरिकल होते हैं वो होते हैं कि जैसे डेरिवेशनल टाइप के न्यूमेरिकल होते हैं, ठीक है, सिद्ध करने वाले, प्रूव करने वाले, उस टाइप के। तो अगर आपको यहाँ तक कुछ ज़्यादा चीज़ें समझ भी नहीं आई है कि किस किस तरीके से क्या होता है, तो भी मैं बता रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है ताकि आपकी आगे की सारी चीज़ें कवर हो जाए, ठीक है। इससे पहले हमने जो पढ़ा है मैं एक बार थोड़ा सा रिकेप कर देता हूँ ताकि एक आपके दिमाग में एक बेसिक आइडिया बन जाए कि हाँ हमने क्या पढ़ा है। देखिए, आपने कुछ पढ़ा वो है, जैसे स्टार्टिंग में हमने कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में बात की, वक्र रेखीय निर्देश तंत्र, कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम, वक्र रेखीय निर्देश तंत्र। फिर हमने कुछ डेफिनेशन जैसे ग्रेडियंट के बारे में बात किया, फिर ग्रेडियंट का फॉर्मूला कैलकुलेट किया है ना। फिर उसके बाद में हमने डाइवर्जेंस और फिर उसके बाद में कर्ल के बारे में बात की। तो तीन जो बड़े फैक्टर थे, एक तो ग्रेडियंट जिसको प्रवणता भी बोलते हैं और ग्रेडियंट भी बोल देता हूं मैं हिंदी में भी, एक है डाइवर्जेंस, और एक है आपके पास में कर्ल। ठीक है, इन चीजों के इनके फॉर्मूले कैलकुलेट किया आपने, ठीक है। इसके अलावा हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़े, तीन टाइप के है ना। तो ये जो सारी चीजें हैं ये हमने कैलकुलेट किए किसमें, कोऑर्डिनेट सिस्टम में। डिफरेंट डिफरेंट जो निर्देश तंत्र है उनमें, और वो निर्देश तंत्र तीन टाइप के हैं अपने पास में। एक तो कार्टेशियन है जिसको बोलते हैं कार्तीय, एक है गोलीय जिसको बोलते हैं स्फेरिकल, गोलीय, और एक है सिलेंड्रिकल जिसको बोलते हैं बेलनाकार। तो हमने ये तीन कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़े। ये अब तक जो पढ़ा है हमने उसका एक तरीके से एक समरी है कि क्या क्या हमने पढ़ लिया इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। अब एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे एग्जाम में पूछ लिया कि ग्रेडियंट क्या है और ग्रेडियंट का जो फॉर्मूला होता है उसके बारे में बात कर ली, या कर्ल पूछ लिया, या डाइवर्जेंस पूछ लिया। इस तरीके से एक तो ये तरीका होता है क्वेश्चन पूछने का यहां से। दूसरा, अभी जो मैं करवाने वाला हूं, जो न्यूमेरिकल टाइप जो प्रूव करने वाले क्वेश्चन आते हैं ना, वो किस तरीके से आते हैं, क्या क्या आते हैं, और उनके लिए किस टाइप की चीज चाहिए अपने को ध्यान रखना, ठीक है। तो उसके लिए बात करते हैं। ये हो गया अपना, एक तरीके से हमने ये सारे पॉइंट्स स्टडी कर लिए, ठीक है। अब देखिए, अभी जो मैं एक टेबल बना रहा हूं, ये टेबल याद रखनी है ताकि इस चैप्टर से रिलेटेड न्यूमेरिकल की सारी चीजें आपके दिमाग में रहे। एक तो ये क्या, देखिए, एक तो ये था कि बी वेक्टर जो होता है वो होता है जैसे डेल आर वेक्टर अपॉन डेल u1 वेक्टर, ठीक है। एक सेकेंड, मैं अभी जो करवाने वाला हूं ना, ये चीजें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस तरीके से इंपॉर्टेंट है कि अच्छा अपने को ये चीजें ध्यान रखनी है। इन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चन आएंगे,
इन पे बेस्ट न्यूमेरिकल होने वाले जो आगे प्रूव करवाने वाला हूँ। तो अभी जो ये इस लेक्चर के अंदर जो चीज़ें करवाने वाला हूँ ना, उनके बेस पे आपके क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है एक तरीके से, ये बात समझिए। देखिए हम लोग आर वेक्टर जिस तरीके का भी होता था एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के, ठीक है। हमारे पास में एक होता था बेस वेक्टर, आधार सदिश। आधार सदिश या बेस वेक्टर को बोलते हैं हम लोग बी वेक्टर, ठीक है। इसको बोलते हैं बेस वेक्टर आधार सदिश। बी वेक्टर, और ये जो बी वेक्टर है ये कैसे आता है, ये ऐसे आता है डेल आर वेक्टर अपॉन डेल यू, ऐसे आता है। अगर पहला बेस वेक्टर कैलकुलेट करना तो डेल यहाँ पे u1 आ जाएगा, दूसरा करना है u2 आ जाएगा, तीसरा करना है u3 आ जाएगा। और ये जो है इसका जो मैग्नीट्यूड, ये जैसे वेक्टर क्वांटिटी है, जो इसका मैग्नीट्यूड जो आएगा, इसका मैग्नीट्यूड जो आता है वो होता है h, और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो होती है ई कैप, ऐसे। ये हम लोग ऐसे कैलकुलेट, ये जो h होता है इसको बोलते हैं स्केल फैक्टर, स्केल गुणांक, ठीक है। ये जो h होता है उसको बोलते हैं स्केल गुणक या स्केल गुणांक, स्केल फैक्टर, ठीक है, स्केल फैक्टर है। दूसरी चीज यहां पर अगर हम लोग ऐसे b1 कैलकुलेट करना है तो क्या कैलकुलेट करते हैं, डेल आर वेक्टर अपॉन डेल u1, ठीक है। यहां से अगर b1 कैलकुलेट कर लिया तो फिर h1 भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका मैग्नीट्यूड जो आएगा, इसका परिमाण निकाल लेंगे मैग्नीट्यूड, तो वो आ जाएगा h1, तो h1 भी इसी तरीके से b2 कैलकुलेट करना हो यहाँ पे u2 आ जाएगा, b3 कैलकुलेट करना हो u3 आ जाएगा। समझ आ रहा है? यहाँ पे b2 कैलकुलेट करना हो तो डेल आर वेक्टर अपॉन डेल u2, और आपके पास में b2 आ जाएगा h2 e2 कैप। लास्ट में इसी तरीके से b3 वेक्टर की बात करें तो डेल आर वेक्टर अपॉन डेल u3, और वो हो जाएगा h3 e3 कैप, ठीक है ना। ये आपके पास में मिल गया b1 b2 b3। इसको बेस वेक्टर बोलते हैं, इसको h को स्केल गुणांक बोलते हैं, स्केल फैक्टर। ये हम लोगों ने सबसे पहले ये चीज पढ़ी, ठीक है, क्लियर है ना। इसके बाद में और कुछ देखिए, इसके बाद में हम लोग जो अल्पांश दूरी है, मतलब छोटी डिस्टेंस को, लाइन एलिमेंट को किस तरीके से लिखते हैं, इसमें ऐसे लिखते हैं, इसको dl से लिखते हैं जनरली, और ये dl स्क्वायर जो होता है इसको ऐसे लिखते हैं h1 du1 का स्क्वायर प्लस h2 du2 का स्क्वायर प्लस h3 du3 का स्क्वायर। इसको क्वेश्चंस में ds स्क्वायर भी पूछते हैं। ds या ds स्क्वायर पूछा जाए तो ये कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ से ds स्क्वायर आ जाएगा तो ds के लिए रूट कर देंगे। तो अब समझिए मेरी बात, अगर आपके पास में h1 h2 h3 है तो आप ds भी कैलकुलेट कर सकते हैं, एरिया भी कैलकुलेट कर सकते हैं, वॉल्यूम भी कैलकुलेट कर सकते हैं, सब कैलकुलेट कर सकते हैं ना। तो आपके पास में h1 h2 h3 निकालने का तो ये पैटर्न है। अभी मैं कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा, उस क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा पूरा ना, लेकिन ये फॉर्मेट ध्यान रखो, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके से क्वेश्चन आने वाले हैं, आपको किस तरीके से उनको डील करना है, ठीक है, ताकि आपको कम कंटेंट में आप क्वेश्चन को लिख सको, और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीका सिखा रहा हूं, ठीक है। तो ds ऐसा आता है ना, एक तरीके से ये दूरी को शो कर रहा है, लेंथ को। ये छाप लेना पॉज करके, ये लेक्चर है, इस लेक्चर के अंदर मैं लिखवाऊंगा, उसके बाद में आगे वाले लेक्चर्स में मैं नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूं, तो टेंशन नहीं ले, उसके बाद में आपको लिखना नहीं पड़ेगा, नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा, बाकी की सारी चीजें यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा मैं, ठीक है। तो टाइम इतना नहीं लगने वाला फिर।
ये मान के चलिए ऑलमोस्ट 20 आवर के अंदर, 20 घंटे के अंदर आपका यूनिट नंबर अभी जो बचा है उसमें यूनिट नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा, यूनिट नंबर सेकंड भी कंप्लीट हो जाएगा और यूनिट नंबर थर्ड का भी ऑलमोस्ट आधा पार्ट खत्म हो जाएगा। और वैसे तो आप 2 यूनिट से पूरा पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। जो 60% पेपर है, 2 यूनिट अगर आपने पूरी कर रखी है तो आप कर सकते हैं पूरा पेपर अटेम्प्ट। लेकिन फिर भी जैसे 2.5-3 यूनिट कर लोगे तो थोड़ा एक सेफ साइड रहेगा आपके पास में, ठीक है। तो 20 घंटे के अंदर ये जो पूरा है, जो 2.5 यूनिट के आसपास, ये मैं कंप्लीट करवा दूंगा। अब देखिए डी एस स्क्वायर इक्वल टू डी एल स्क्वायर, ये इस तरीके से आएगा। अब समझिए बात को, आर वेक्टर ये आ गया अपने पास में। आगे चलते हैं, इसको पॉज करके कॉपी कर लेना। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है लिखना क्योंकि ये जरूरी है, नहीं तो आपको चीजें दिमाग में सेट नहीं होगी, ठीक है। आगे देखिए, एक आयतन के बारे में बात कर लेता हूँ। आयतन वॉल्यूम, जिसको डी टाउ से भी लिखते हैं या डी वी से भी लिखते हैं। आयतन अल्पांश है, वॉल्यूम एलिमेंट। ये H1 H2 H3 DU1 DU2 DU3, ये हो जाएगा ना आपसे। H1 H2 H3 के ही तो वैल्यू पुट करने, बाकी तो ये सबको पता है, ठीक है। ये वॉल्यूम था। अब समझना दूसरी चीज, हमारे पास में 3 टाइप के कोऑर्डिनेट सिस्टम थे। 3 टाइप के कोऑर्डिनेट सिस्टम। उन तीनों टाइप के कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी हमने ये चीजें कैलकुलेट की। तो देखो, एक तो था कार्टिजन, कार्तीय, कार्टिजन। एक था स्फेरिकल, बेलनाकार, बेलनाकार स्फेरिकल। एक है, सॉरी ये गोलीय है, ये है गोलीय। एक है बेलनाकार, जिसको बोलते हैं सिलेंड्रिकल, ठीक है। अब देखिए, कार्तीय, गोलीय, बेलनाकार, इनमें क्या क्या सिस्टम होता था समझ लो। जो U1 U2 और U3 होते थे, तीन कोऑर्डिनेट्स, कार्तीय निर्देश तंत्र में ये होते हैं X, Y और Z। गोलीय के अंदर होते हैं, स्फेरिकल में होता है R, थीटा और फाई। और बेलनाकार सिलेंड्रिकल में होते हैं ये रो, फाई और जेड, ये होते हैं, ठीक है। ये बात समझ आ रही है क्या? ये पढ़ा हमने। इसके अलावा अगर H1 H2 H3, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, H1 H2 और H3, ये क्या क्या होते हैं? इसके अंदर तो तीनों के वैल्यू होते हैं 1 1 1। स्फेरिकल के अंदर H1 का वैल्यू होता है 1, इसका होता है R और इसका होता है R साइन थीटा, ठीक है। बेलनाकार के अंदर, बेलनाकार में होता है, इसका होता है 1, इसका भी होता है 1 और इसका होता है रो, ठीक है। ये चीज समझ आई? ये लो भैया, आपका ये टेबल एक तरीके से कंप्लीट हो गया। ये इतनी बात ध्यान रखनी थी आपको। अगर ये चीज आपको पता है, ये तीनों चीजें, तो आप ये वाले H1 H2 H3, H1 H2 H3 बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। अगर आपको ये ध्यान है तो आप इस कोऑर्डिनेट सिस्टम से रिलेटेड बहुत सारी चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कैसे? अगर आपको H1 H2 H3 पता है, आपको अगर मान लो DS पूछ लिया गया, DS स्क्वायर, तो DS स्क्वायर का फॉर्मूला आपको वो अभी जैसे लिखवाया था, H1 DU1 स्क्वायर प्लस H2 DU2 स्क्वायर प्लस H3 DU3 स्क्वायर। H1 H2 H3 की वैल्यू पुट कर दो, जो भी आएगा आ जाएगा, आंसर मिल गया। इसी तरीके से
ग्रेडियंट, ये छाप लेना पहुंच करके, ठीक है। ग्रेडियंट भी कैलकुलेट कर सकते हो, डाइवर्जेंस भी कैलकुलेट कर सकते हो, कर्ल भी कैलकुलेट कर सकते हो, लाप्लासियन भी कैलकुलेट कर सकते हो, चारों चीजें कैलकुलेट कर सकते हो अगर ये तीन चीजें पता तो। जैसे आपके पास में ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या होता है, ग्रेडियंट का फॉर्मूला, ये फॉर्मूले ध्यान रखने, लिख के प्रैक्टिस करनी है इनकी। ग्रेडियंट का, जैसे ग्रेडियंट ऑफ कोई फाई का अदिश क्षेत्र का ही कैलकुलेट करते हैं, स्केलर क्वांटिटी का होता है ग्रेडियंट, तो ये होता है डेल वेक्टर फाई, है ना, ये होता है। और जो डेल वेक्टर आता है वो डेल वेक्टर क्या आता है, वो होता है E1 कैप अपॉन H1 डेल बाई डेल U1 फाई प्लस E2 कैप अपॉन H2 डेल फाई बाई डेल U2 प्लस E3 कैप बाई H3 डेल फाई बाई डेल U3, ये आता है ग्रेडियंट फाई, ठीक है। तो इसमें पहला H1 H2 H3 तीनों के वैल्यू पुट कर देना, U1 U2 और U3 का मतलब समझ रहे हो ना। जैसे मान लो स्पेरिकल में चेक करना है आपको, स्पेरिकल में ग्रेडियंट कैलकुलेट करना है, तो स्पेरिकल के अंदर U1 U2 U3 कौन हुआ, R थीटा फाई, इसका मतलब यहाँ पे R के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो गया, यहाँ पे थीटा के रेस्पेक्ट में, यहाँ पे फाई के रेस्पेक्ट में, और H1 H2 H3 की वैल्यू यहाँ से लिख देना, ठीक है, क्लियर है ना, ये इस तरीके से आ जाएगा। और E1 E2 E3 को भी आप वैसे लिख सकते हो, E1 E2 E3 को कैसे लिख सकते हो, E1 की जगह आ जाएगा I, जैसे यहाँ पे I कैप J कैप K कैप आ जाएगा, यहाँ पे ER E थीटा E फाई लिख सकते हो, या R कैप थीटा कैप फाई कैप, यहाँ पे रो कैप फाई कैप जेड कैप, मतलब यूनिट वेक्टर्स आ जाएंगे, एकांक सदिश आ जाएंगे। ये ग्रेडियंट का फॉर्मूला हो गया। इसके अलावा डाइवर्जेंस का फॉर्मूला, डाइवर्जेंस वेक्टर क्वांटिटी का होता है, डाइवर्जेंस हम लोग वेक्टर क्वांटिटी का कैलकुलेट करते हैं, सदिश क्षेत्र का, सदिश राशि का। तो जैसे ए का कैलकुलेट करना, तो ए वेक्टर का ग्रेडियंट जो डाइवर्जेंस आएगा वो ऐसा आएगा, इसका जो आएगा वो आता है डेल बाय डेल U1 A1 H2 H3 प्लस डेल बाय डेल U2 A2 H1 H3 प्लस डेल बाय डेल U3 A3 H1 H2, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये लो, मिस्टेक तो नहीं किया है, एक बार मैं श्योर कर लेता हूँ, मिस्टेक नहीं होना चाहिए इसके अंदर। ठीक है, क्लियर है ये बस ये बाहर का नहीं लिखा हमने, ये वहाँ यहाँ पे H1 H2 H3 आता है। तो जैसे किसी भी सिस्टम के लिए अगर आपको मान लो गोलीय के लिए या बेलनाकार के लिए किसी के लिए भी अगर आपको डाइवर्जेंस पूछा जा रहा है, तो H1 H2 H3 तो आपको पता होगा। दूसरा A1 A2 A3 ये तो वेक्टर जो दिया रहेगा कि इस वेक्टर का आपको डाइवर्जेंस कैलकुलेट करना, तो वहाँ पे तो आपको वेक्टर पता रहेगा, तो उसके A1 A2 A3 मतलब उसके कंपोनेंट है, उसके घटक है, तो वो घटक कंपोनेंट भी आप कैलकुलेट कर लेना, ठीक है, क्लियर है ना। तो ये यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ये डाइवर्जेंस हो जाएगा। कर्ल के बारे में बात करें तो कर्ल ऑफ ए वेक्टर जो आता है वो क्या आता है, 1/H1 H2 H3, और जो आता है E1 H1 कैप E2 H2 E3 कैप H3, और यहाँ पे आता है डेल बाय डेल U1 डेल बाय डेल U2 डेल बाय डेल U3
और यहाँ पे जो आता है, यहाँ पे A1H1, A2H2, A3H3, ये आ गया कर्ल ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, ए वेक्टर का कर्ल आ गया। अभी लाप्लाशियन की बात करें, 3 फॉर्मूले तो ये छाप लेना, अभी लाप्लाशियन की बात करता हूं मैं। ठीक है, क्लियर है? तो लेट्स टॉक अबाउट लाप्लाशियन। देखो, अगर ये फॉर्मूले याद है और ये सिस्टम पता है, ये जो मैं बता रहा हूं, ये जो लेक्चर है इसके अंदर जो भी सारी चीजें ये ध्यान में रहेगी, तो इसके क्वेश्चंस आप इजीली कर पाओगे। ठीक है, अभी मैं क्वेश्चंस का पैटर्न सिखाऊंगा, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, और उसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपके पास। ठीक है, तो ये छाप लो एक बार। लाप्लाशियन देखिए, लाप्लाशियन ऑफ फाई ऐसे आता है, ये 1/H1 H2 H3 तो बाहर आ गया, फिर डेल बाई डेल U1, और इसमें आता है H2 H3/H1 और डेल फाई बाई डेल U1 ऐसा आता है। फिर जो दूसरा टर्म आएगा वो आता है डेल बाई डेल U2 H1 H3/H2 डेल फाई बाई डेल U2। थर्ड टर्म डेल बाई डेल U3 H1 H2/H3 डेल फाई बाई डेल U3। आई थिंक यही था, एक बार कर लेते हैं कंफर्म। ठीक है, ये पैटर्न बस थोड़ा सा ध्यान रखना कि यहाँ पे 1 आ रहा तो यहाँ पे नीचे 1 आता, इसके अलावा बाकी के H यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, फिर एक बार और इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा। ये 4 तो ये फॉर्मूले हो गए, बाकी H1 H2 H3 के वैल्यू वहाँ से ध्यान रखने आपको। ठीक है, ये समझ आया पैटर्न? ये बस ये जो करवाया है ये चीज़ें ध्यान रख लेना आप, जो भी आज करवाई है। अब देखो क्वेश्चंस कैसे आएंगे, एक बार टाइम देख लेता हूँ मैं, फिर क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। जैसे 5-7 मिनट बचे हैं, तो क्वेश्चंस को मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ही डिस्कस करूँगा। हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में, किस टाइप के आने वाले हैं। ठीक है, चलिए, ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपको लिखने हैं। उसके बाद के जो आगे के जो टॉपिक्स है, जैसे जैकोबियन हो गया, या उसके बाद में जो भी टॉपिक आएंगे नेक्स्ट यूनिट में या जो भी, वो उसके नोट्स आपको मिलेंगे, और बाकी की सारी चीज़ें मैं यहाँ पे करवाऊंगा, तो नोट्स लिखने में टाइम बच जाएगा आपका। ठीक है, ओके।